आवाज आ रही है सभी को? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंडियन इकोनॉमी की क्लास ले रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में हमने जो कल पढ़ा था वो आपको कुछ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी बताया था, इकोनॉमी के परिचय के बारे में बताया था। साथ में मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी बताया था कि क्या सिलेबस हो सकता है, हम इकोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या रणनीति रहने वाली है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया था मैंने। अभी जो हमने कल पढ़ा था एक बार पहले हम उसको रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे, या फिर जितना भी जो भी हमारा आज की क्लास का जो शेड्यूल रहने वाला है उसके बारे में, आज की क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। देखिए, मैंने जो आपको बताया था वो बताया था कि इकोनॉमी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताया था मैंने भाई। ये बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स जो होता है वो होता है भाई, इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या होता है, अर्थशास्त्र। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये अगर अर्थशास्त्र है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा स्टडी, या फिर हम कह सकते हैं ये अध्ययन होता है। ये क्या होता है? अध्ययन होता है। और ये अध्ययन जो है जिस क्षेत्र के लिए किया जाएगा उस क्षेत्र में क्या कहलाएगा, उसको हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? उस क्षेत्र को हम अर्थव्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? उस क्षेत्र को हम अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से सारी चीजें बताई थी, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के जो टाइप हैं वो कितने टाइप हो सकते हैं, यानी अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हो सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि दो प्रकार इसके होते हैं। एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और एक चीज और याद रखेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है समष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। ये होता है सूक्ष्म, यानी छोटी जगह के लिए इसका प्रयोग होता है। और ये क्या होता है? बड़ी जगह के लिए, या फिर हम इसको बताया था आपको कि व्यक्तिगत जो अध्ययन होता है, व्यक्तिगत अध्ययन वो किसमें किया जाता है? वो किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और जो विस्तारित अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? विस्तारित अध्ययन। विस्तारित अध्ययन किया जाता है मेरे भाई समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी, जो कि मैंने कल ही डिस्कस कर ली थी। इसके बाद मैंने एक चीज आपको और बताई थी। क्या बताया था भाई? मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता क्या है? इसको हम बोलते हैं धन का अध्ययन। किसका अध्ययन करना? धन का अध्ययन करना। धन का अध्ययन करना ही क्या बोला बोला जाता है, उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो है वो दो शब्दों के यूनानी भाषा जो है, या फिर यूनान की भाषा है यूनानी भाषा, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? ग्रीक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक लैंग्वेज के कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा ओकियो, और दूसरा क्या है? नामिया। दूसरा क्या है? नामिया है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यूनानी भाषा के दो शब्द से मिलकर क्या बना है? इकोनॉमिक्स बना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो शब्द है ओकियो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या होता है भाई? हाउस होल्ड, या फिर हम कह सकते हैं गृह बोल सकते हैं। और नामिया का जो मतलब होता है वो क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं हम? मैनेजमेंट को भाई प्रबंधन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रबंधन बोल सकते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि इसको हम प्रबंधन भी बोल सकते हैं। इकोनॉमी के जो जनक बोले जाते हैं वो कौन जनक कहे जाते हैं इकोनॉमी के? अगर मैं जनक की बात करूं तो जनक कौन कहे जाते हैं? फादर कौन कहे जाते हैं? तो फादर कहे जाते हैं भाई एडम स्मिथ। कौन बोले जाते हैं? एडम स्मिथ साहब जो हैं वो इकोनॉमी के जनक बोले जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है जो 1776 ईस्वी में पब्लिश होती है। पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक का नाम क्या है मेरे भाई? द वेल्थ ऑफ नेशन। जो ये इनकी पुस्तक है वो 1776 में पब्लिश होती है। और इन्होंने इकोनॉमी के लिए क्या बताया कि जो बाजार होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अदृश्य हाथ का काम करता है, इनविजिबल हैंड का काम करता है। बाजार यानी मार्केट जो है वो कैसा होता है? इनविजिबल हैंड का काम करता है। इकोनॉमिक बोलते किसे हैं? आप बताएंगे कि सर जो हमारे पास संसाधन तो सीमित हैं, सीमित संसाधनों से सीमित संसाधनों से
सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने को, असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने को क्या बोला जाता है? अर्थव्यवस्था बोला जाता है। इच्छाओं की पूर्ति करना, सीमित संसाधन से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं, जिसके बारे में मैंने बताया है, देखिए आगे जो ये सिलेबस तो हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। आगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं भाई? आगे मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक्स के दो टाइप होते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। इसके बाद में हमने इकोनॉमी के बारे में चर्चा की थी, इकोनॉमी क्या होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इकोनॉमी के कितने टाइप होते हैं, ये भी इसके बारे में भी तो चर्चा की थी ना, कि इकोनॉमी के कितने टाइप होते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने टाइप होते हैं, इकोनॉमी के कितने टाइप होते हैं। तो मैंने बताया कि भाई इकोनॉमी जो है ये दो टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप से। एक तो हम कर सकते हैं विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, यहीं से हमें स्टार्ट भी करना है आज के लिए। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। और दूसरा क्या है? व्यापार के आधार पर, व्यापार के आधार पर। तो इन दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था को हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप से। अर्थव्यवस्था के कितने टाइप हो सकते हैं, कितनी कैटेगरी हो सकती है? दो कैटेगरी। एक तो विकास के आधार पर और व्यापार के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने टाइप हो सकते हैं भाई? तीन टाइप हो सकते हैं। और व्यापार के आधार पर दो टाइप हो सकते हैं। कितने टाइप हो सकते हैं? दो टाइप हो सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अब चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी चीज को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है, आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7236995506। तो इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इकोनॉमी से संबंधित कोई भी डाउट है, अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई सा भी डाउट है, या फिर आपको नोट्स नहीं मिल रहा है या नोट्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। या फिर आपका कोई टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तब भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब देखिए आज क्लास जो है वो हम किसमें स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। जहां से हमने कल की क्लास छोड़ी थी उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, अर्थव्यवस्था के प्रकार। हेडिंग क्या डालेंगे भाई? अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में मैंने कल आपको बताया था। मैंने थोड़ा सा आपको बताया था अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। अर्थव्यवस्था को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कैटेगरी कौन सी है? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। सभी लोग नोट करते चलिए, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, आधार पर अर्थव्यवस्था। तो अंतरराष्ट्रीय, देखिए एक तो क्या है विकास के आधार पर, दूसरा क्या है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो ये दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि भाई विकास के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, तो आप बताएंगे सर तीन प्रकार की होती है। विकास के आधार पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार जो है वो है विकसित अर्थव्यवस्था। कौन सा प्रकार है? विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। इसके बाद में इसका जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है भाई? दूसरा जो टाइप है वो है विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरा टाइप है वो कौन सा है? अविकसित अर्थव्यवस्था। तीसरा टाइप है वो कौन सा है भाई? अविकसित अर्थव्यवस्था। तो ये तीन टाइप से हम क्या कर सकते हैं? तीन टाइप से अर्थव्यवस्था को विकास के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को दो टाइप से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब वो दो टाइप कौन कौन से होंगे? एक तो टाइप होगा कौन सा भाई? एक टाइप होगा खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। और दूसरा टाइप जो होगा वो कौन सा होगा? बंद अर्थव्यवस्था। एक तो हो जाएगी ओपन, ओपन इकोनॉमी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी?
क्लोज इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था, इसको भी हम जानेंगे, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, किसके बारे में बात करूं भाई, विकास से, ये देखिए विकसित अर्थव्यवस्था जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है डेवलप इकोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेवलप इकोनॉमी। विकासशील अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है, डेवलपिंग इकोनॉमी। और अविकसित अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है, देखिए जो ये अनडेवलप्ड है, मतलब ये अविकसित है, विकासशील या फिर अविकसित है। कैसी है, इसका विकास नहीं हुआ है, अभी भी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, तो इसको पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो विकासशील अर्थव्यवस्था और कौन सा हो जाएगा, और हो जाएगा भाई विकास विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखेंगे। ये देखिए, ये क्या है, किसी विकास के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के अनुप्रयोग को क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था बोला जाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं कौन कौन से, अर्थव्यवस्था के मेरे भाई प्रकार हैं, एक तो है विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा कौन सा है, विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमी, और एक है अविकसित अर्थव्यवस्था जिसे हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको विचार करना है कि भाई डेवलपमेंट डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर होता है, इनके बारे में आपको लिखना होगा या विचार करना होगा। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या अंतर होता है, तो इसके बारे में आप विचार करेंगे। देखिए यहां से मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें बताई थी। अर्थव्यवस्था के प्रकार समझा दिए, प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, जो जिसकी जो देखा होगा कुछ ऐसे देश हैं जहां पर पूरी चीजें मतलब हर तरीके से विकसित देश हैं, कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं हमारे देश जैसे जैसे भारत जैसे, और कुछ कैसे हैं, अविकसित देश हैं। अविकसित जैसे पाकिस्तान हो रहा भाई, अपने आप को विकास में भी नहीं ले जा रहा, उसका ग्रोथ भी नहीं हो रही है, ना उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसके साथ। तो ये क्या है, अविकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें पूरी तरीके से हर संसाधन मिल जाते हैं, हर प्रकार के संसाधन वहां पर मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, संसाधन तो मिल रहे हैं लेकिन संसाधनों पर काम भी किया जा रहा है आगे बढ़ाने के लिए, और लगातार विकास भी किया जा रहा है विकास की ओर। जैसे कि आपने देखा होगा जो ट्रेवल के संसाधन यानी ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी अच्छे से दी जा रही है, और कुछ तो ऐसी कंट्री होती हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा बिल्कुल है ही नहीं, तो वो कैसी हो जाएंगी, अविकसित हो जाएंगी। जहां पर बहुत ज्यादा फैक्ट्री है या फिर बहुत ज्यादा निजी क्षेत्र के काम हो रहे हैं, तो वो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। और जहां पर इन सब पर काम हो रहा है, आगे मतलब होना स्टार्ट हो रहा है, तो वो विकासशील में, मतलब अब धीरे धीरे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब वो धीरे धीरे इमर्ज करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो किस में आते हैं, वो विकासशील अर्थव्यवस्था में आते हैं। और जो आगे भी बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे, वहां के वही हैं, तो वो अविकसित में आते हैं। और विकसित अर्थव्यवस्था में जो अपने आप में आगे बढ़ चुके हैं, आगे पहुंच चुके हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। एक कौन सा है भाई, एक है हमारा खुली अर्थव्यवस्था। एक कौन सी है, खुली अर्थव्यवस्था। एक कौन सा है, खुली अर्थव्यवस्था। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। पहले हम खुली अर्थव्यवस्था को समझते हैं। अच्छा आपको एक चीज जाननी होगी, आपको क्या जानना होगा भाई, आपको एक चीज ये जाननी होगी कि जब भी हम व्यापार की बात करें, व्यापार की जब भी हम बात करें, तो व्यापार में क्या जरूरी होता है, व्यापार के लिए क्या जरूरी होता है, तो आप कहेंगे सर व्यापार के लिए एक तो सबसे जरूरी होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूरी होता है। किसकी बात कर रहे हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निर्यात और आयात, आयात और निर्यात बहुत जरूरी होता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात।
एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात। मतलब जो हमारे पास आया है और जो हमारे पास से गया है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम निर्यात बोलते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही आवश्यक होता है। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्यों है भाई, क्यों होता है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें? क्या हमारे पास वो सारी सुविधाएं नहीं है? क्या भारत में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? तब हम क्यों व्यापार कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों करते हैं? इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, इनकी जरूरत हमें पड़ती है किस वजह से, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्यों जरूरी होता है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसलिए जरूरी होता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस की अदला बदली की जा सके। भाई रिसोर्सेस यानी संसाधनों की अदला बदली की जा सके, इसीलिए इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। संसाधनों की, संसाधनों की अदला बदली, ये भी कह सकते हैं, संसाधनों का एक्सचेंज सिस्टम भी बोल सकते हैं। संसाधनों को एक्सचेंज किया जा सके, संसाधनों को क्या किया जा सके, संसाधनों को एक्सचेंज किया जा सके, इसलिए हमें क्या मिलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। भाई कई जगह पर ऐसे देखिए, आप एक बात बताइए कि हमारे भारत में क्या आपको जो क्रूड ऑयल वगैरह है या फिर हम कह सकते हैं जो पेट्रोलियम देखने को मिलता है क्या हमारे जगह पर, हमारे भारत देश में? नहीं मिलता है ना ज्यादा। तो हम कहाँ से लाते हैं भाई, ईरान हो गया या फिर रूस हो गया या अमेरिका हो गया, ऐसी जगह से लाते हैं। तो ये क्या है, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि हमारे भारत में क्या होता है भाई, मसालों का उत्पादन अच्छे से होता है, खूब ज्यादा मसालों का उत्पादन हो रहा है। तो मसाले जो हैं वो, और ऐसे पाश्चात्य देश है जहां पर मसालों का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन वो भी मसाले खाते, भाई वहां पर सर्दी पड़ती है और मसाले नहीं खाएंगे तो सर्दी में रह नहीं पाएंगे। तो इस वजह से क्या है, मसालों का उत्पादन जब हमारे यहाँ होता है तो हम अपने यहाँ का मसाला उनके यहाँ बेचते हैं। पहले एक जमाना हुआ करता था, क्या जमाना हुआ करता था, पहले हुआ करता था भाई कि जो हम सामान के बदले सामान, भाई वस्तु के बदले वस्तु, यानी पहले चला करता था वस्तु विनिमय। पहले क्या चला करता था, वस्तु विनिमय चला करता था, वस्तु विनिमय। आपने सुना भी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भाई हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और ये वस्तु विनिमय वाली चीज, या फिर हम बोलते हैं एक्सचेंज सिस्टम भी बोलते हैं इसको। वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु। भाई वस्तु विनिमय वाला ही तो देखा होगा आपने, इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखने को मिल रहा है कि कई जगह पर हमें खेती के साक्ष्य मिले थे, लेकिन दूसरी जगह पर हमें खेती के साक्ष्य नहीं मिले थे। खाना तो वो भी खाते होंगे ना, शिकार पर जाते होंगे या खाना भी खाते होंगे। तो ये क्या है, उस समय ये लोग क्या करते थे भाई, वस्तुओं का चेंज कर लेते थे, वस्तु विनिमय कर लेते थे आपस में। जिसको चावल की आवश्यकता होती थी वो चावल ले लेता था, जिसको गेहूं की आवश्यकता होती थी वो गेहूं ले लेता था। तो आपस में, अब जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में एक व्यक्ति को जरूरत है चावल की, एक व्यक्ति को जरूरत है चावल की, और दूसरा व्यक्ति जो है इसको जरूरत है गेहूं की यानी वीट की। अब देखिए दोनों के पास, अब इसके पास वीट है, इसके पास क्या है, वीट है, इसके पास वीट है, और इसके पास क्या है, राइस है यानी चावल है। तो इसके पास जब चावल है, इसके पास वीट है, इसको जरूरत है गेहूं की, इसके पास है चावल, इसको जरूरत है चावल की, इसके पास है गेहूं। तो आपस में क्या कर लेंगे, आपस में ये एक्सचेंज कर लेंगे, आपस में ये क्या कर लेंगे, आपस में एक्सचेंज सिस्टम चला लेंगे, बार्टर सिस्टम चला लेंगे। इसी को ही हम क्या बोलते थे, वस्तु विनिमय बोलते थे। और इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, इसी को ही हम व्यापार भी तो बोल सकते हैं। भाई व्यापार भी तो हो रहा है ना। अब ये बात अलग हो गई कि आज के समय में जो व्यापार हो रहा है, आज के समय में जो व्यापार हो रहा है वो वस्तु विनिमय ना होकर, वस्तु विनिमय ना होकर व्यापार किससे होता है, वस्तु विनिमय नहीं है। तो व्यापार होता किससे है, ये होता है मनी से। किससे होता है भाई, मनी से, या फिर हम कह सकते हैं मुद्रा से होता है। भाई मुद्रा से हो रहा है ना आजकल का व्यापार। भाई आपको किसी भी चीज की जरूरत है, तो आपको जैसे सपोज करिए आपके खेत नहीं है, आपको गेहूं लेना है, तो आप जाएंगे आराम से मार्केट में और गेहूं लेकर या आटा लेकर चले आएंगे, लेकिन आप क्या देंगे, आप उनको रुपए देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास भाई और दूसरी चीज हो रही है। अब ये बात है ना कि आप कहेंगे सर मेरे पास सोना है, हम जाएंगे मार्केट में और सोना देकर गेहूं ले आएंगे। तो भाई आज के समय में सोने का भी तो भाव बहुत ज्यादा है, गोल्ड के प्राइस भी तो बहुत ज्यादा है, उससे सोचिए कितना गेहूं आएगा। अगर आपके पास 10 ग्राम भी सोना है ना, कितना है भाई, 10 ग्राम सोना, तो 10 ग्राम सोने से सोचिए कितने ज्यादा गेहूं आ जाएंगे। आप अगर अकेले हैं या फिर 4-5 लोग भी हैं
तब भी एक साल में खत्म नहीं कर पाएंगे। इतना गेहूं आ जाएगा 10 ग्राम सोना में। तो यहाँ पर क्या है, आपको रुपए से ही काम चलाना पड़ेगा। भाई कुछ चीजों की कीमत इतनी ज्यादा है कि हम बार्टर सिस्टम चला ही नहीं सकते हैं। और बार्टर सिस्टम इसीलिए फेल भी हुआ था। क्यों फेल हुआ था वस्तु विनिमय? इसी वजह से फेल हुआ था कि भाई जो यूनिट एक्सचेंज नहीं हो पाती थी। यूनिट एक्सचेंज मतलब क्या है? यूनिट एक्सचेंज मतलब ये है कि सपोज करिए गेहूं राइस जो है, यानी चावल जो है, चावल भाई सपोज करते हैं 60 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो है? 60 रुपए किलो है। 60 रुपए पर केजी है। और अगर मैं गेहूं की बात करूं, गेहूं जो है वो कितने रुपए पर केजी है? तो गेहूं मान लेते हैं 30 रुपए पर केजी है। 30 रुपए, 1 किलोग्राम के मूल्य क्या है? 30 रुपए। अब यहाँ पर क्या है भाई, जिसको सोचिए, जिसको मान लेते हैं कोई व्यक्ति दो हैं, अगर किसी एक, जैसे एक मान लेते हैं मोहन, मोहन व्यक्ति है, और एक मान लेते हैं सोहन। एक कौन है? सोहन। सोहन को क्या है? सोहन को जरूरत है गेहूं की। सोहन को क्या जरूरत है? गेहूं की। और इसके पास है क्या? इसके पास भाई चावल है। इसके पास है क्या? चावल है। और मोहन के पास क्या है? गेहूं है। मोहन के पास क्या है? गेहूं है। और इसको जरूरत किसकी है? चावल की है। इसको जरूरत किसकी है? चावल की है। अब सपोज करेंगे इसके पास केवल 10 किलो गेहूं है और इसके पास 10 किलो चावल है। इसके पास क्या? 10 किलो चावल है। इसको जरूरत है 10 किलो की, 10 किलो चावल की। इसको जरूरत है 10 किलो गेहूं की। अब यहाँ पर यूनिट की बात करें तो इनकी जो चावल की कीमत होगी वो कितनी होगी? 600 रुपए हो जाएगी 10 किलो की। गेहूं की कीमत जो होगी वो 10 किलो की 300 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पर नुकसान किसको होगा भाई? नुकसान किसको होगा ये सोचिए। भाई जिसके पास चावल है उसको नुकसान होगा ना, क्योंकि इसके 600 रुपए उधर दूसरे के पास जाएंगे और मोहन के केवल 300 रुपए दूसरे के पास जाएंगे और उसे 600 वाला सामान मिल जाएगा। तो यहाँ पर नुकसान हो जाएगा ना एक व्यक्ति का। इसी वजह से ये वस्तु विनिमय वाला सिस्टम जो है वो बंद हो गया। अब वस्तुएं जो मिलती हैं वो मुद्रा से मिलती हैं। भाई कि तुम्हें 10 किलो चावल की जरूरत है, इसको 10 किलो गेहूं की जरूरत है, तो एक काम करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, ओपन मार्केट में जाते हैं, और ये कहीं पर भी जिसको जरूरत होगी, मतलब जिसको इस चीज की जरूरत होगी और जिसके पास रुपए होंगे हम उसको बेच देंगे, जिसके पास मुद्रा होगी हम उसको दे देंगे, और मुद्रा लेकर हम चावल दूसरी जगह से खरीद लेंगे। भाई सिंपल सी बात है, चावल हम ले लेंगे या फिर गेहूं ले लेंगे। तो ये चीज क्या है, ऐसे बार्टर सिस्टम जो है वो खत्म हो गया था यहाँ से। मतलब जो वस्तु विनिमय वाला सिस्टम जो है वो खत्म हो गया था। अब मैं यहाँ पर बात क्या बता रहा था? मैं बात बता रहा था भाई एक्सचेंज सिस्टम की। किसकी बात कर रहा हूं? ये बात बता रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो दो तरीके से होता है। एक तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है भाई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। मैंने आपको ये बताया कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर करना है या व्यापार करना है तो वहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करने पड़ेंगे। राष्ट्रों में आपसी व्यापार को ही हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। जब आपस में कंट्री से और कंट्री, मतलब पूरे विश्व में कई कंट्री आपस में मिलकर व्यापार करती हैं, उसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। संसाधनों के संतुलन करने के लिए, संसाधनों का यानी जो भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस का संतुलन करने के लिए, भाई जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज वो ले लेगा और दूसरे को जिसकी आवश्यकता वो दूसरा ले लेगा। तो संसाधनों को संतुलित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? संसाधनों को संतुलित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार जरूरी होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। संसाधनों को क्या करने के लिए? संतुलन करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए। भाई जिसको जिस चीज की जरूरत होगी वो व्यापार से कर लेगा, मंगा लेगा एक दूसरी जगह से। भाई जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश को भाई मसालों की जरूरत है, हमें लेकिन पेट्रोलियम की जरूरत है। तो हम वहां से पेट्रोलियम पेट्रोलियम ले लेंगे और अपने मसाले वहां पर भेज देंगे। बाद में जो भी होगा मुद्रा से विनिमय होगा पूरा। भाई वस्तु मिलेगी नहीं, वस्तु के बदले वस्तु, मुद्रा से ही तो मिलेगी ना। हमने जितना बेचा, आप जैसे सपोज करिए कि हमने मसाले भेजे हैं। क्या भेजे हैं? मसाले भेजे हैं, स्पाइसेस भेजे हैं, मसाला। मसाला जब हम भेज देते हैं तो मसाला, सोचिए कि हमने $10 का मसाला भेजा है। कितना भेजा है? $10 का। और हमने जो पेट्रोलियम मंगाया है वो कितना मंगाया है? पेट्रोलियम 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 मंगाया है भाई $20 का। तो हमें $10 और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इनको, तब जाकर हमारा जो हिसाब है वो बराबर होगा। तब जाकर क्या होगा? हिसाब बराबर होगा। या फिर इसका अपोजिट कह देते हैं,
इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में ये चीज हो जाएगी कि हमने जो मसाले भेजे थे वो हमारे बन रहे हैं $20 के, और हमने जो पेट्रोलियम मंगाया है वो हमारा $10 का बन रहा है, तो हमें $10 का फायदा हो जाएगा, हम इनसे $10 का और कोई दूसरा सामान भी ले सकते हैं। तो यही चीज तो हो जाएगी ना, हम $10 का कोई दूसरा सामान ले सकते हैं, उसी हिसाब से मुद्रा के हिसाब से हम बेचेंगे ना हर एक चीज। अब वस्तु के बदले वस्तु तो नहीं हो रहा है सिस्टम, वो तो खत्म कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई राष्ट्रों में आपसी व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप कहेंगे सर जितने भी संसाधन है ना, संसाधनों को संतुलित करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए हमें राष्ट्रों के बीच में आपसी व्यापार की आवश्यकता पड़ती है। और जहां पर भी व्यापार शब्द आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात जरूर होगी, आयात और निर्यात की बात वहां पर जरूर होगी, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। एक्सपोर्ट क्या होता है, निर्यात होता है, इसका मतलब क्या होता है, बाहर भेजना। हम जो अपनी वस्तुएं जो हैं वो बाहर भेजते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट। अब देखिए आपको कैसे बहुत कंफ्यूजन होता है आयात और निर्यात में, अगर आप चाहे तो इंग्लिश में याद कर सकते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं। एक शब्द है कौन सा, एक्सपोर्ट, एक शब्द कौन सा भाई, एक्सपोर्ट। इसे क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है, निर्यात बोला जाता है। और एक शब्द होता है इंपोर्ट, इसे क्या बोला जाता है, आयात बोला जाता है, आयात। अब यहां पर सिंपल सी बात है, आपको समझना होगा, निर्यात मतलब क्या होता है, वस्तुएं बाहर भेजना, वस्तुएं जो हैं बाहर भेजना, ये क्या होता है, निर्यात होता है। आयात का मतलब क्या है, वस्तुएं मंगवाना, वस्तुएं मंगवाना, मंगवाना। तो ये होते हैं आयात और निर्यात। अब इनको याद कैसे करना है, इस चीज को समझिएगा। याद कैसे करना भाई, याद करना है हमें इस तरीके से कि देखिए ये जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट शब्द की शुरुआती में शब्द लेटर कौन से हैं, आप कहेंगे सर ई एक्स, ई एक्स से आपको कहीं ऐसा याद आ रहा भाई, एग्जिट, ई एक्स मतलब एग्जिट, एक्सपोर्ट मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर भेज रहे हैं ना, बाहर भेज रहे हैं मतलब अपनी वस्तुओं को बाहर भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। इंपोर्ट, इंपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको सुना सुना लग रहा होगा, इन का मतलब क्या होता है, अंदर, इनका मतलब क्या होता है, अंदर, मतलब वस्तुओं को जब हम अपनी ओर मंगा रहे हैं, अंदर मंगा रहे हैं, अपने देश में मंगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आयात हो जाएगा। अंदर मंगा रहे हैं, आयात हो जाएगा, बाहर भेज रहे हैं, निर्यात हो जाएगा। एक्सपोर्ट से एग्जिट शब्द जैसा लग रहा है, इंपोर्ट इन जैसा लग रहा है, मतलब अंदर आने के जैसा लग रहा है। तो इंपोर्ट क्या होता है, आना, अंदर आना, एक्सपोर्ट क्या होता है, बाहर जाना, एग्जिट होना, एग्जिट होना मतलब एग्जिट होना, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इन, अंदर आना, आयात। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज के मतलब बेसिक तरीका है इसको समझने का, याद करने का। इससे सस्ता और इससे अच्छा तरीका तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है निर्यात और आयात में। जो भी पहली बार इकोनॉमी पढ़ेगा ना, उसको यहाँ पर इन दो शब्दों से बहुत कंफ्यूजन होगी, जो पहली बार पढ़ेगा। देखिए कई साथी जो हैं हमारे साथ जो पहली बार इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हम उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम ऐसे समझाएंगे आपको कि आपको हर एक तरीके से और हर पॉइंट आपको समझ में आने वाला होगा। आप कहीं पर भी एक एक देखिए, इकोनॉमी जो है ना वो क्या है, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो कठिन होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो शब्द जो हैं वो कठिन होते हैं। हम जब एक एक शब्द को आपको याद करवा देंगे, एक एक शब्द का जब हम आपको अर्थ बता देंगे, मतलब बता देंगे, तब आपको इकोनॉमी भी सरल लगने लगेगी। आपको इकोनॉमी जो है वो ऐसी लगने लगेगी कि जैसे हम इसको पहले से ही जानते हैं, पहले से ही पढ़े हैं। और वैसे बिल्कुल सही बात भी है, इकोनॉमी जो ना, हर एक व्यक्ति अपने आप में इकोनॉमिस्ट है, हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है, अर्थशास्त्री है। भाई आप लोग रूम लेकर बाहर रह रहे होंगे, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी अर्थशास्त्री हैं। कैसे हैं, जैसे आपका कुछ रुपए आया, घर से रुपए आता होगा, जैसे 10,000 रुपए महीने का आया, अब इसमें आपने कितना रेंट देना है, कितना रेंट देना है, खाने में कितना खर्च करना है, और पढ़ाई से संबंधित कोई स्टडी मटेरियल लेना है, वो उसमें कितना खर्च करना है। अगर किसी दोस्त ने रुपए मांग दिए, किसी दोस्त ने मान लीजिए 500 रुपए, 1,000 रुपए मांग दिए, तो उसको भी देना होता है, और उससे अगली बार वापस भी लेना है। भाई हर प्रकार से मैनेज करना है, और इसी चीज को जब मैनेज करना होता है, या फिर इन्हीं सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं ना। धन की जहां पर भी बात आएगी,
कोई भी जगह पर धन की बात आ रही तो समझ लीजिएगा वहां पर इकोनॉमी की बात आ रही है। जहाँ कहीं पर भी धन की बात आएगी, मनी की बात आएगी, वहां पर इकोनॉमी की बात आएगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मतलब समझ गए आप लोग। इंपोर्ट क्या होता है? मंगाना। इन जैसा मतलब अंदर, अंदर मतलब हम अपने देश में कोई चीज मंगा रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब एग्जिट। इसको एक और देखिए, इस तरीके से समझिए कि समझिए ये कोई देश है, ये कोई क्या है, ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, या फिर ये एक क्लासरूम है। क्लासरूम में याद होगा आपको, जब हम क्लासरूम से बाहर बीच में निकल कर जाते थे भाई, बाथरूम के बहाने जाते थे, बच्चा तो आपको पता ही होगा कि जब स्टूडेंट होता है वो क्लासरूम में जाता तो इस तरीके से, मतलब जाएगा किस तरीके से भाई, जाएगा तो ऐसे जाएगा कि क्लास से सीधा जाएगा वॉशरूम में। सीधा कहाँ जाएगा? वॉशरूम में जाएगा, वॉशरूम में, लेकिन सीधा चला जाएगा। लेकिन जब वापस आएगा ना तो ऐसे ऐसे ऐसे, यूं यूं यूं, इस तरीके से घूम के क्लास में आता था। तो हो सकता है लेट भी हो जाए। ये चलिए बात की बात है, मजाक की बात है, सभी को पता होगा। यहाँ से सीधा वॉशरूम जा रहा है। अब एक चीज ये समझिए, जब भी हम क्लास बीच क्लास में उठ के वॉशरूम जाते थे या कहीं बाहर जाते थे, घूमने के बहाने कहीं पर भी जाते थे, भाई घूमने के बहाने निकल जाया करिए। जो क्लास में पढ़ रहे हैं ना, बीच में आराम से उठिए घूमने, अगर आपके टीचर अच्छे हैं तो घूम बाहर निकलिए और मस्त घूमिए जाकर। ऐसा होता था। अब क्या है यहाँ पर, जैसे ही बच्चे सपोज करिए, बच्चे क्या करते थे, क्लासरूम से बाहर गए। अब बाहर गए तो बाहर मतलब क्या, उन्होंने एग्जिट लिया। उन्होंने क्या लिया? उन्होंने एग्जिट लिया ना। कोई बच्चा है अगर अपनी क्लासरूम से बाहर जाएगा तो कैसे लेगा? एग्जिट लेगा ना। तो उसका मतलब क्या है, अगर क्लासरूम के जब अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? तो भाई इन होगा। तभी तो हम बोलते थे सर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। इन मतलब मे आई कम इन, अंदर आ सकता हूं, तो वो अंदर आने की परमिशन लेता था ना। सर या मैडम जो भी पढ़ा रही होंगी, तो वो क्या करता था? इन, अंदर आएगा। जब बच्चा बाहर, देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट, ये क्लासरूम है, क्लासरूम में एक स्टूडेंट बाहर जाता है, ये स्टूडेंट बाहर जाएगा तो ये क्या होगा भाई? ये एग्जिट होगा। ये क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। और जा कहाँ रहा है? जा रहा है वॉशरूम में। तो वॉशरूम में जा रहा है। अब ये इस क्लास से तो एग्जिट होगा, लेकिन अंदर कहाँ जाएगा? वॉशरूम में जाएगा। सपोज करिए इसी को दूसरे तरीके से, एक देश है इंडिया, एक देश है क्या? इंडिया। और एक देश है भाई बांग्लादेश। एक क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश को नहीं रखते भाई, नेपाल को रखते हैं। सबसे बढ़िया तो अपना नेपाल ही है ना, नेपाल। एक क्या है? नेपाल है, एक बांग्लादेश है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई सामान इंडिया से जा रहा है तो ये क्या करेगा? इंडिया से एग्जिट लेगा ना। ये इंडिया से क्या लेगा? एग्जिट लेगा। और जा कहाँ रहा है? नेपाल। अगर ये नेपाल जा रहा है तो नेपाल में क्या करेगा? नेपाल में इन करेगा। नेपाल में क्या करेगा? इन करेगा। अगर कोई सामान नेपाल से आ रहा है तो वो यहाँ नेपाल से क्या लेगा? एग्जिट लेगा। और आ कहाँ रहा? इंडिया में आ रहा, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर इन करेगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो सामान आता है बाहर से उसे हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट बोलते हैं। मतलब हम उसको, उसका क्या करते हैं? आयात करते हैं। और जो सामान जाता है बाहर, जो सामान बाहर जाता है उसे हम क्या करते हैं? उसे हम एग्जिट यानी एक्सपोर्ट बोलते हैं। या फिर हम कहते हैं उसका हमने निर्यात किया है। उसका क्या किया है? निर्यात किया है। अब जैसे कोई बच्चा जो है, बच्चा क्या है? बच्चा जो निकला है वो क्या निकला है भाई? बाथरूम के लिए निकला है। तो यहाँ क्लास से एग्जिट हुआ है, यानी क्लास से इसका क्या हुआ भाई? इसका क्लास से एक्सपोर्ट हुआ है। और ये कहां पर जाएगा? तो जाएगा ये वॉशरूम में। तो वॉशरूम में क्या होगा? इंपोर्ट होगा। अब यहाँ से इंपोर्ट होगा यहाँ से। अब यहाँ से निकलेगा जब बाथरूम से, तो बाथरूम से क्या हुआ? एग्जिट हुआ है। और जाएगा कहां पर? क्लास में जाएगा, तो क्लास में इन होगा। यानी इसका क्या यहाँ पर क्या होगा? इंपोर्ट होगा, आयात होगा। तो हम किसी बाहर देश से जब अपने देश में सामान मंगाते हैं तो उसको हम आयात बोलते हैं। और जब कोई बाहर देश हमारे देश से सामान मंगाएगा तो हम तो उसे निर्यात बोलेंगे, और वो उसको क्या बोलेगा? वो उसको आयात बोलेगा। वो उसको क्या बोलेगा? वो उसको आयात बोलेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, आयात और निर्यात क्या होता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आवश्यक क्या होता है? आयात और निर्यात दोनों चीजें आवश्यक होती हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब भाई हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? इकोनॉमी में जो हमने इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग क्या बताया था
मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरी कैसी होती है, बंद अर्थव्यवस्था। अब देखिए खुली अर्थव्यवस्था जो होती है वो कैसी होती है, जहां पर किसी दूसरे देश से ना ही तो इंपोर्ट होगा, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। खुली अर्थव्यवस्था कैसी होती है, दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट भी होगा और एक्सपोर्ट भी होगा। मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार जहां पर हो रहा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट बोलते हैं। किसी भी प्रकार का, जैसे इंडिया से सामान जा रहा है नेपाल में, इंडिया से जा रहा है नेपाल में, या फिर यहाँ पर वर्ल्ड कर लीजिए, विश्व में इंडिया से सामान जा रहा है विश्व के किसी देश में, और इन देशों से भारत में सामान भी आ रहा है, जैसे चाइना से आ रहा है, रूस से आ रहा है, इंडिया का सामान रूस में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, अन्य जगह पर जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब भाई इंटरनेशनल ट्रेड है। और कौन सी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीजें चालू हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो दोनों पर रोक हो, उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जहां पर भी जिस देश की अर्थव्यवस्था जो है वहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार ना हो रहा हो या अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक हो तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और जहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इतना आप लोगों को याद रखना होगा। एक बार हम इसको यहां पर भी देख लेते हैं। देखिए ओपन इकोनॉमी क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था, जहां पर कोई सामान आए और कोई सामान बाहर जाए, एक्सपोर्ट हो उसका, मतलब नो रिस्ट्रिक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड पे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी रोक ना हो। और क्लोज इकोनॉमी किसे बोलते हैं, ना ही तो ट्रेड हो, मतलब ना ही तो इंपोर्ट होगा ना ही तो एक्सपोर्ट होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक होगी जहां पर, उसे हम क्लोज इकोनॉमी बोलेंगे। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक होगी इसमें क्लोज इकोनॉमी में, अंतरराज्यीय व्यापार पर नहीं होगी। शब्दों को याद रखिएगा, ये शब्द बहुत जरूरी है आपके लिए। अंतर, जो क्लोज इकोनॉमी होती है, क्लोज इकोनॉमी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी जिसे हम क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था जब होती है, इसमें एक चीज याद रखिए, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रेड पर तो रोक होती है, इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या होती है, रोक होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड, तो इस पर रोक नहीं होती है, ये चालू होते हैं। इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब क्या है, अंतरराज्यीय। भाई अगर मान लीजिए कि ये भारत है, ये क्या है, भारत है, तो भारत में आपको पता होगा कि 28 राज्य हैं। तो भारत अगर क्लोज इकोनॉमी होता, भारत कैसा होता, क्लोज्ड इकोनॉमी होता, यदि क्लोज्ड इकोनॉमी अगर होता, अगर होता, तो जब ये अगर क्लोज इकोनॉमी होता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, क्या बना दिया, सपोज करिए अगर ये क्लोज इकोनॉमी होता तो इसके अंतर्गत जो 28 राज्य हैं ये तो आपस में व्यापार करते, ये तो आपस में सभी व्यापार करते, लेकिन बाहर के देशों से व्यापार बंद होता, बाहर के देशों से व्यापार बंद होता, बाहर के देशों से व्यापार जो होता वो कैसा होता, वो बंद होता। तो क्लोज इकोनॉमी किसे बोलते हैं, जो अंतरराज्यीय व्यापार तो जहां पर हो रहा हो लेकिन बाहर के देशों से व्यापार बंद हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां तक देखिए अभी हमने बहुत ही कम चीजें, मतलब आज की क्लास का कुछ भी हमने कोई भी हिस्सा पूरा नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, बस आपको जो भी है शब्दों के बारे में बताया कि शब्द क्या होते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियों के बारे में, अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियां। अब हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार तो समझ लिए, अब हमें कुछ इकोनॉमिक सिस्टम भी तो समझने होंगे, आर्थिक प्रणालियां भी तो समझनी होगी। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियां, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी।
इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियां, अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियां। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियां जो हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक प्रणालियां हैं वो तीन प्रकार की स्पेशली हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी जो है वो कौन सी होगी? तीसरी होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और समाजवादी को क्या बोलेंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, उस चीज को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसके जनक कौन कहे जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक जो है वो कौन है? वो है कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है भाई? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक है कार्ल मार्क्स। और अगर आपसे कहा जाए कि मिक्स्ड इकोनॉमी के जनक कौन कहे जाते हैं, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के जनक हैं जो वो है जेएम केन्स। जेएम केन्स जो है वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी के जनक हैं। एक अर्थव्यवस्था और आती है इसी के अंतर्गत, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था के अगर हम जनक की बात करें तो इसके जनक कौन है? इसके जनक है गुंटर पाउली। गुंटर पाउली जो है वो इसके जनक बोले जाते हैं। और नीली अर्थव्यवस्था का मतलब ये 2010 में, पहले तो आपको ये याद रखना होगा, नीली अर्थव्यवस्था जो प्रारंभ होती है वो 2010 में प्रारंभ होती है। और ये अर्थव्यवस्था क्या है कि जो समुद्री संसाधन है, समुद्री संसाधनों का हम सतत प्रयोग करें, उसके जो पारिस्थितिकी तंत्र में कोई इफेक्ट ना पड़े, इस प्रकार से हम समुद्री संसाधनों का प्रयोग करें। इसीलिए नीली अर्थव्यवस्था की खोज की जाती है 2010 में। किसके द्वारा? गुंटर पाउली के द्वारा। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अक्सर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जनक कौन है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के जनक कौन है, और किसके? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के जनक कौन है। यहां से क्वेश्चन अक्सर कर बनते हैं। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो पूंजीवादी इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है? उसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, मतलब प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलती है। और वहीं अगर बात करें सामाजिक अर्थव्यवस्था की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो वहां पर गवर्नमेंट ओनरशिप देखने को मिलती है। और अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मेल देखने को मिलता है। मतलब हमें प्राइवेट ओनरशिप और गवर्नमेंट ओनरशिप देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलता है? प्राइवेट ओनरशिप और गवर्नमेंट ओनरशिप। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, एक एक के बारे में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रणालियां हैं उसमें आप लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर कौन कौन सी आर्थिक प्रणालियां, जैसे मांग का नियम, वस्तु की मांग संतुष्टि के लिए जो होता है वो किसमें होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। भी हम इसको डिटेल से समझेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ। इसके बाद में दूसरी अर्थव्यवस्था जो है वो कौन सी है? दूसरी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके जनक कौन है? कार्ल मार्क्स।
और तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जेएम कीन्स इसके जनक हैं। एक कौन है? एक चौथी अर्थव्यवस्था भी है, नीली अर्थव्यवस्था, जिसका 2010 में जिसको खोजा गया था, ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। इसके जनक कौन है? इसके जनक है गुंटर पाउली। इसके जनक कौन है भाई? गुंटर पाउली। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। किसके बारे में भाई समझेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में समझेंगे सबसे पहले। देखिए, पूंजी अर्थव्यवस्था की बात करें हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, हाँ किसकी बात कर रहे थे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, इस अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और साथ में इसका जो मूलभूत उद्देश्य होता है, इनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना। क्योंकि भाई ये जो अर्थव्यवस्था होती है, कैसी ऑनरशिप होती है यहाँ पर? प्राइवेट ऑनरशिप होती है, यानी निजी स्वामित्व होता है। कैसी ऑनरशिप होती है यहाँ पर? निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट ऑनरशिप देखने को मिलती है, निजी स्वामित्व देखने को मिलता है। और जहां पर निजी स्वामित्व होगा, सपोज करिए आपके पास आपका मतलब खुद की एक फैक्ट्री है, तो आपका मकसद क्या होगा? आपका मकसद तो यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लाभ कमाएं, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट हो। आपका मेन मकसद तो वही होगा ना कि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो वो क्या है? प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत आएगा। प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत आएगा, मतलब वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें क्या देखने को मिलता है? प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलती है। और इसका मकसद जो होता है वो क्या होता है? मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लाभ कमाना। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर काम करता है, प्रॉफिट देखता है अपना। अगर उसको लाभ नहीं हो रहा है तो उसके बाद में वो दूसरे काम करेगा। इसके बाद में सरकार का इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। भाई अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपकी फैक्ट्री पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा ना। अगर आप सरकार के अकॉर्डिंग जो उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो अधिनियम है उनके उनके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो आपका मतलब सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा आपकी फैक्ट्री पर। तो इसीलिए क्या है, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर मुक्त बाजार देखने को मिलता है, फ्री मार्केट देखने को मिलता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, फ्री मार्केट के बारे में और उपभोक्ता संप्रभु के बारे में, कि उपभोक्ता कैसे राजा होता है और फ्री मार्केट हमें यहाँ पर कैसे देखने को मिलता है। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। 2 मिनट का समय दीजिए। और इसमें क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रखो और निकालो नीति काम ली जाती है। मतलब अगर हायर एंड फायर पॉलिसी चलती है, रखो और निकालो नीति। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है तब तो उसको रखा जाएगा, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत निकाल दिया जाएगा, दूसरा व्यक्ति हायर कर लिया जाएगा। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रखो और निकालो नीति। सपोज करिए भाई, सरकारी नौकरी के पीछे सब लोग क्यों भागते हैं? इसीलिए तो भागते हैं क्योंकि वहां पर हायर एंड कीप पॉलिसी चलती है। कौन सी पॉलिसी चलती है? हायर एंड की। एक बार भाई हायर कर लिया, इसके बाद में बस उसको रखे रहना है जब तक रिटायरमेंट का समय नहीं आ जाता है। लेकिन प्राइवेट में क्या हो रहा है? प्राइवेट में अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो निकाल दिए जाएंगे। और गवर्नमेंट में इस समय तो यही चल रहा है ना ज्यादातर, कि भाई काम करो या ना करो। देखिए कई ऑफिस में आपने देखा होगा, काम करते हैं तो धीरे धीरे काम करते हैं, तब तो उनको नहीं निकाला जा रहा है। क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्योंकि वहां हायर एंड कीप पॉलिसी चल रही है। और यहाँ पर क्या चलती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? हायर एंड फायर पॉलिसी। काम नहीं किया तो तुरंत फायर्ड, बोला जाता है ना, यू आर फायर्ड। ऐसे बोलते हैं ना भाई, प्राइवेट ओनरशिप में जहां पर होता है यही बोला जाएगा। तो देखिए इसका क्या है, यहाँ पर हमें उच्च प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, कंपटीशन देखने को मिल रहा है भाई हमें यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और साथ में नवाचार में वृद्धि देखने को मिलती है, इनोवेशन देखने को मिलता है भाई। क्योंकि अगर इनोवेशन भी तो होगा ना इसमें। अभी हम एक एक शब्द के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज को थोड़ी देर में रखेंगे। पहले हम बात करते हैं इनके बारे में जो भी मैंने आपको बताया है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री मार्केट की। फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है? जिसे हम क्या बोलते हैं? मुक्त बाजार बोलते हैं। जिसे क्या बोला जाता है? मुक्त बाजार बोला जाता है, फ्री मार्केट, मुक्त बाजार बोला जाता है। और एक शब्द आया था क्या? उपभोक्ता संप्रभु। सभी को एक साथ में समझते हुए चलेंगे। एक सिंगल एग्जांपल लेंगे और सिंगल एग्जांपल से सारी चीजों को कवर करेंगे। उपभोक्ता संप्रभु,
और एक शब्द क्या था भाई? एक शब्द था हाई कंपटीशन। बात किसके बारे में करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम जानेंगे फ्री मार्केट और उपभोक्ता संप्रभु कैसे होता है। देखिए, फ्री मार्केट का मतलब क्या है? फ्री मार्केट का मतलब ये है कि एक जैसे कोई भी मार्केट है, इस मार्केट में कोई भी व्यक्ति आकर अपना काम कर सकता है, कोई भी पर्सन आकर अपना काम कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। यहाँ पर इस मार्केट के अंदर कोई भी आकर अगर अपना कोई भी बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस कर सकता है, कोई अपना काम करना चाहे तो काम कर सकता है। अब ये फ्री मार्केट कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले दूसरा शब्द समझते हैं, उपभोक्ता संप्रभु क्या है। अब जैसे कि उपभोक्ता संप्रभु मतलब क्या है, यहाँ पर उपभोक्ता ही राजा होगा। उपभोक्ता क्या होगा? राजा होगा। भाई, इसको जिसका सामान पसंद आएगा उसका सामान लेगा। सपोज करिए, आप एक एग्जांपल बताइए कि वर्तमान में अगर मैं एसी की बात कर लूं, एयर कंडीशनर की बात कर लूं, वर्तमान में एसी की बहुत सी कंपनियां हैं। आपको पता होगा कि बहुत सी कंपनियां हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, कंपनियां बहुत सी हैं यहाँ पर एसी की। अब एसी की जो कंपनियां हैं, अब उसमें क्या है, उपभोक्ता के पास में चॉइस है। उपभोक्ता के पास क्या है? चॉइस है कि भाई वो कोई भी कंपनी की ले सकती है, इसकी भी ले सकती है, या फिर जो दूसरी कंपनी होगी उसकी एसी ले सकती है, तीसरी कोई कंपनी होगी उसकी एसी ले सकती है। तो मतलब अगर एसी की कंपनियां हैं वो ABCDE या एफ, तो इनमें से किसी भी कंपनी की एसी ले सकता है उपभोक्ता। उपभोक्ता राजा है भाई, वो डिसाइड करेगा हमें किसकी कंपनी से लेना है। सपोज करिए, अगर हमारे यहाँ फ्री मार्केट ना होता, फ्री मार्केट ना होता, तो एक आप लोगों को पता है, अगर हमारी जो फ्री मार्केट ना होता और कैसा होता, जैसे मतलब मुक्त बाजार ना होता, मुक्त बाजार ना होता तो क्या होता? जैसे आपने देखा होगा कि एक कंपनी है बीएसएनएल। एक कंपनी क्या है? बीएसएनएल का नाम आपने सुना है? भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी थी, टेलीकॉम कंपनी है। अगर फ्री मार्केट ना होता तो वर्तमान में केवल और केवल बीएसएनएल एक टेलीकॉम अकेली कंपनी होती, बाकी अदर कंपनी का आपको नामो निशान देखने को नहीं मिलता। अगर ये फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट की वजह से ही क्या है, हमें बीएसएनएल के अलावा अन्य कंपनी भी देखने को मिलती हैं। जियो देखने को मिल रहा है, एयरटेल देखने को मिल रहा है, वोडाफोन देखने को मिल रहा है, और बहुत सी कंपनी जो आई हैं और चली भी गई हैं वो भी देखने को मिली थी। आपने सुना होगा कई कंपनियों के नाम, जैसे यूनिनार हो गया, यूनिनार का बाद में चेंज हुआ था नाम, टेलीनॉर, टेलीनॉर हुआ था। फिर इसके बाद में आइडिया देखने को मिली थी, जो बाद में वोडाफोन आइडिया दोनों आपस में मर्ज हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सी कंपनियों के नाम, टाटा डोकोमो हो गया। तो ये कंपनियां पहले थी टेलीकॉम कंपनियां, रिलायंस हो गई। तो ये सब आपको देखने को मिलते थे। ये कंपनियां क्यों देखने को मिली? क्योंकि भाई फ्री मार्केट था, कोई भी आकर कंपनी बनाया, बाद में नहीं चला या फिर बेकार हो गया तो बेच दिया या फिर कुछ भी कर दिया, या फिर बिल्कुल जैसे टेलीनॉर यूनिनॉर सब खत्म हो गया, मर्ज हो गए थे एक दूसरे में, आइडिया वोडाफोन के साथ मर्ज हो गया। तो ये सब क्या थे, ये ऐसी कंडीशन में आ गए थे कि जब फ्री मार्केट है तो कोई भी आकर व्यापार कर रहा है, कोई भी आकर व्यापार कर रहा है। अगर फ्री मार्केट ना होता तो कोई भी आकर व्यापार नहीं कर पाता, तो कोई भी आकर क्या है, व्यापार नहीं कर पाता। और यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता संप्रभु होता है, वो जिसका चाहे उसका सामान ले। भाई उसके पास चॉइस है कि वो बीएसएनएल की सिम लेना चाहता है, कि जियो की सिम लेना चाहता है, कि वोडाफोन की सिम लेना चाहता है, या एयरटेल की सिम लेना चाहता है। इसके पास चॉइस है, उपभोक्ता के पास क्या है, चॉइस है। भाई जो सर्विस अच्छी देगा वही उसकी वो यूज करेगा, उसी का सिम।
तो उपभोक्ता के पास क्या है, चॉइस है, मतलब उपभोक्ता क्या है, राजा है इसमें। अगर केवल एक कंपनी होती तो भाई उसको कंपलसरी हो जाता कि भाई अगर उसको जरूरत है वो वही लेगा। सपोज करिए ये कंपनी ना होती तो उसको उपभोक्ता तो यहाँ पर केवल बीएसएनएल ही कंपनी लेनी, बीएसएनएल की ही सिम यूज करनी पड़ती, या कोई और दूसरी कंपनी होती उसकी सिम यूज करनी पड़ती अगर कोई दूसरी अदर कंपनियां ना होती, या फ्री मार्केट ना होता। तो तब अगर फ्री मार्केट नहीं हो तो उपभोक्ता तो संप्रभु उस टाइम नहीं होता। तो यही चीज है, बताया गया है कि अगर कोई मार्केट फ्री मार्केट है, मुक्त बाजार है, तो उस समय क्या देखा गया है कि उसमें उपभोक्ता संप्रभु देखा गया है। और अगर मार्केट फ्री है तो वहां पर हाई कंपटीशन भी देखने को मिलता है। अगर मार्केट फ्री है, बाजार मुक्त है, तो वहां पर हमें उच्च प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है कि भाई अगर हम अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट बना कर देंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी करेंगे, उत्पादकता अच्छी करेंगे, तो हमारा जो सामान है बहुत ज्यादा बिकेगा और हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। यही तो यहाँ पर क्या है, उच्च उच्च प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, हाई कंपटीशन देखने को मिल रहा है। एक एग्जांपल इसी का हम समझेंगे, उच्च प्रतिस्पर्धा वाला। इसका एग्जांपल समझेंगे कि एक समय था जब जियो कंपनी लॉन्च नहीं होती, जियो ने अपनी 4G सिम नहीं निकाली थी, तो जियो कंपनी के आने से पहले, इसके आने से पहले क्या था भाई, इसके आने से पहले बहुत सी कंपनियां थी, जैसे टाटा डोकोमो चलती थी, टाटा डोकोमो चलती थी, यूनिनार हो गया, और और कौन सी, एयरटेल, वोडाफोन, ये कंपनियां थी। अगर ये कंपनियां जो चलती थी, फिर ये क्या कर रही हैं भाई, ये इनका आपस में कंपटीशन चलता रहता था, आपस में कंपटीशन होता था। इनके ये जब ये डाटा प्रोवाइड कराते थे हमको ना, डाटा देते थे, तो वो जो डाटा देते थे वो देते थे भाई लगभग 90-95 से 120 रुपए का, मात्र 1 GB, मात्र क्या देते थे, 1 GB, 1 GB भाई, 1 GB पर डे नहीं, केवल 1 GB पर डे की बात नहीं हो रही यहाँ पर, केवल 1 GB देते थे 120 रुपए में। लेकिन जैसे ही भाई कंपटीशन में जियो आया, जियो ने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में फ्री कर दिया, फ्री, और वो भी कैसे, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड फ्री कर दिया। फिर बाद में इन्होंने कहा कि भाई 1 साल की मेंबरशिप लो, 1 साल की मेंबरशिप लेने के बाद में 99 रुपए की कुछ मेंबरशिप मिलती थी, उसके बाद में आपको डेली 4 GB डाटा मिलेगा, डेली, डेली 4 GB मिलेगा, सोचिए। और जब 4 GB के बाद में इन्होंने क्या कर दिया, बाद में इन्होंने रिचार्ज वाला सिस्टम कर दिया, पहले अपने कस्टमर बना लिए सारे, और फिर बाद में क्या कर दिया, रिचार्ज वाला सिस्टम कर दिया। यही तो किया था। और ये सब क्यों कर पाए, ये हाई कंपटीशन, भाई अगर इनके पास कस्टमर ज्यादा होंगे, ये अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे, तभी तो इनके पास कस्टमर ज्यादा आएंगे। इसीलिए तो इन्होंने सबसे पहले ये क्या कि पहले फ्री कर दिया, फ्री करने के बाद में उसको धीरे धीरे कम करते गए, फिर बाद में रिचार्ज वाला ला दिया सिस्टम। और जैसे ही ये सब इन्होंने किया, उसके बाद में इनको भी मजबूरी में ये सब करना पड़ा कि इनको भी डेली के बेसिस पर डाटा देना पड़ा। जब ये इनका रिचार्ज वाला सिस्टम आया, इन्होंने जो भी रुपए डिसाइड किए, जैसे 199 रुपए का एक महीने में 1.5 GB या 2 GB जो भी मिलता था वो डिसाइड किए, तब उसके बाद में इन लोगों को भी आपस में यही चीज डिसाइड करनी पड़ी, और इनको भी सेम डाटा, और डाटा स्पीड और डाटा देना पड़ा, कॉलिंग का भी वही देना पड़ा, अनलिमिटेड का। इन्होंने भी तो वही किया था ना। अगर ये कंपटीशन में ये बंदा ना आता, जियो ना आता, ये या टेलीकॉम कंपनी ना आती, तो हम भी इसी चीज का अभी भी सामना यही कर रहे होते कि भाई 120 रुपए, 130 रुपए में हम 1 GB डाटा ले रहे होते और उसको बहुत ही, मतलब एक रेयर तरीके से चला रहे होते हैं। तो यही तो है ना, ये उच्च प्रतिस्पर्धा की वजह से ही तो यहाँ पर, जहां पर भी हाई कंपटीशन होगा, जहां पर हाई कंपटीशन होगा, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर, जहां पर भी हाई कंपटीशन होगा वहां पर कंज्यूमर को फायदा मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का इसका उल्टा है, अगर यहाँ पर हाई कंपटीशन हो गया तो यहाँ पर एस्पिरेंट्स को फायदा नहीं मिलता ज्यादा, तो उसमें बहुत से एस्पिरेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। अगर सोचिए भाई 1,000 वैकेंसी निकली है, और सोचिए 1,000 वैकेंसी में अगर 1 लाख लोग फार्म डाल दें, 1,000 वैकेंसी में 1 लाख लोग फार्म डाल दें, तो देखिए सोचिए कितना कंपटीशन हो जाएगा। और अगर वहीं 1,000 वैकेंसी में केवल 10,000 फॉर्म अप्लाई करें लोग, 10,000 फॉर्म अप्लाई करें, तो यहाँ पर कंपटीशन कम होगा, तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। तो केवल गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर जहां पर भी हाई कंपटीशन होगा, मतलब जहां पर भी प्राइवेट जगह पर हाई कंपटीशन होगा, वहां पर उपभोक्ता को फायदा देखने को मिलेगा, और उपभोक्ता के पास चॉइस होगी कि वो किसी भी कंपनी का सामान यूज कर सकता है।
अब हम इसके डिसएडवांटेज एक बार देख लेते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज हैं संसाधनों का दोहन करना, संसाधनों का क्या करना, दोहन करना, मतलब डिसएडवांटेज है ये। आय में असमानता, भाई आय में असमानता देखने को मिलती है यहाँ पर। भाई जो कंपनियां बनाएगा वो ही तो अमीर होता जाएगा, मतलब अमीर और ज्यादा अमीर हो जाएगा और गरीब और ज्यादा गरीब हो सकता है। हो सकता है वो अपनी उसी स्थिति में बना रहे अगर काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है अच्छे से, और या हो सकता है वो और भी कम हो जाए, गरीब हो जाए। तो अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब हो सकता है। रिच क्या है, वो और ज्यादा रिच हो जाएंगे, अमीर ज्यादा अमीर होता चला जाएगा और गरीब जो है वो ज्यादा गरीब हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण वस्तुओं के मूल्य उच्च होते हैं। भाई गवर्नमेंट अगर कोई चीज है तो हमें वो सस्ते मिलेगी। सोचिए, आज अगर फ्लाइट को गवर्नमेंट ओनरशिप में दे दिया जाए, तो फ्लाइट की जिस हिसाब से ट्रेन की टिकट सस्ती होती है उसी हिसाब से फ्लाइट की भी टिकट सस्ती होने लगेगी। लेकिन उसको क्या है, प्राइवेट ओनरशिप में रखा गया है, तो वो अपने हिसाब से टिकट करते हैं, टिकट का प्राइस डिसाइड करते हैं। अगर सोचिए बीएसएनएल का आज भी, आज के समय में भी बीएसएनएल गवर्नमेंट ओनरशिप के अंतर्गत आती है, फिलहाल में भी तो टाटा ने उसे टेक ओवर कर लिया है, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं मानता हूं अभी भी जैसे कि वो गवर्नमेंट ओनरशिप के अंतर्गत आती है, तो उसका आपने रिचार्ज देखा ना कि अन्य सिम के अलावा उसका रिचार्ज बहुत कम होता है, कम में होता है। बाकी अदर सिम जो है उसमें रिचार्ज बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण, मतलब निजी स्वामित्व के कारण क्या है, जो प्राइस है वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम ट्रेन जो है वो प्राइवेट कर दी जाए, जैसे आज के समय में प्राइवेट ट्रेन भी चल रही है, 2-3 ट्रेन चल रही है प्राइवेट, अगर ट्रेन प्राइवेट कर दी जाए, तो अगर जो हम यहाँ पर 500 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं ना, 500 किलोमीटर की यात्रा 250 से 300 रुपए में कर लेते हैं, 500 किलोमीटर की यात्रा, तो जब ये प्राइवेट हो जाएगी तो 500 किलोमीटर की यात्रा हमें 250 से 300 की बजाय कितने में होगी, 700 या 800, 900 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपए में होगी। सोचिए अगर ये प्राइवेट हो जाती है। तो निजी स्वामित्व के कारण या व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण वस्तुओं के मूल्य उच्च होते हैं। श्रमिकों और उपभोक्ताओं में एकाधिकार प्राप्त हो सकता है। श्रमिकों और उपभोक्ताओं में क्या हो सकता है, मोनोपोली आ सकती है, एकाधिकार प्राप्त हो सकता है। ये भी तो समस्या है यहाँ पर। अब जैसे एक समय ऐसा था कि केवल एकाधिकार हो चुका था लगभग जियो का, अगर अन्य जो भी सिम थे, टेलीकॉम कंपनी थी, अगर वो उस लेवल पर काम नहीं करती तो पूरा एकाधिकार प्राप्त हो जाता जियो कंपनी को। जितने भी उसके कस्टमर हैं सारे कस्टमर उसके ही होते हैं, मतलब जितने लोग भी मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सिम यूज कर रहे हैं, सभी लोग उसके अंदर ही, मतलब उसके ही उपभोक्ता होते हैं, तो उसको एकाधिकार मिल जाता। तो यहाँ पर क्या है, श्रमिकों और उपभोक्ताओं में एकाधिकार प्राप्त हो सकता है, श्रमिकों में और उपभोक्ताओं में एकाधिकार प्राप्त हो सकता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जैसे देखा हुआ, फ्री मार्केट का मतलब क्या है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, बीएसएनएल, बहुत सी कंपनी है, लेकिन जियो ने आकर यहाँ पर, जियो भी आई, भाई फ्री मार्केट है तो कोई भी आकर यहाँ पर अपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। तो जब फ्री मार्केट है तो उसने फ्री सिम दिया, फ्री डाटा दिया, तो ये सब क्या है, फ्री मार्केट के अंतर्गत ही पॉसिबल होता है। फ्री मार्केट के अंतर्गत पॉसिबल होता है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो मैंने आपको फ्री मार्केट के बारे में अच्छे से बताया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बात करेंगे भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इसके जो जनक कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वो क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं। देखियो कितने टाइम, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है भाई, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं। स्वामित्व जो होता है और प्रबंधन जो होता है, विनियमन, मतलब चाहे स्वामित्व की बात कर लें, रेगुलेशन, स्वामित्व ऑनरशिप की बात कर लें, प्रबंधन मैनेजमेंट की बात कर लें, विनियमन रेगुलेशन की बात कर लें, ये सारी चीजें जो है वो किसके हाथ में होती हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, सरकार के हाथ में होती हैं, समाज के लिए जो काम करता है। तो मतलब जहां पर स्वामित्व, प्रबंधन और विनियमन तीनों चीजें जो है गवर्नमेंट के हाथ में हो, वहां पर कैसी अर्थव्यवस्था होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी भाई, समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, जहां पर स्वामित्व, प्रबंधन और विनियमन जो है वो तीनों जो है गवर्नमेंट के हाथों होंगे, वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। और ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ये समाज के लिए काम करते हैं,
ये किसके लिए काम करते हैं? समाज के लिए काम करते हैं। यहाँ पर हमें बहुत जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम फीस में, या फिर कह सकते हैं कम मूल्य में देखने को मिलती हैं। इनके प्राइस जो हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। हर व्यक्ति अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। मतलब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कह रही है कि भाई हर व्यक्ति अपना निर्णय ले सकता है और अपने हिसाब से कार्य कर सकता है, अपने हिसाब से सारी चीजें ले सकता है, सामान खरीद सकता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कह रही है कि हर व्यक्ति अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तो इसीलिए क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था या उसके लिए क्या है, सरकार या राज्य को निर्णय लेना होगा, और जब राज्य और सरकार निर्णय लेगी तो उस प्रकार की इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। उस प्रकार की इकोनॉमी को क्या बोलेंगे हम? उस प्रकार की इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे, जहां पर जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। सभी को क्या है, यहाँ पर रखो और रखो नीति चलती है। कौन सी नीति चलती है? रखो और रखो नीति चलती है। ये चीज आप लोग देख लेंगे, रखो और रखो नीति। रखो कौन सी पॉलिसी देखने को मिलती है? हायर एंड हायर पॉलिसी। इसके बाद में प्रतिस्पर्धा का अभाव देखने को मिलता है। भाई कंपटीशन तो होता ही नहीं है ना, जब समाज सब हाथ सरकार के चीज, सरकार के अंडर में सारी चीजें हैं, तो कंपटीशन कहाँ से देखने को मिलेगा? भाई अगर कोई अपना नुकसान करा के तो नहीं मार्केट में उतरेगा। कि भाई सरकार कह रही है हम तो भाई गेहूं की कीमत, या फिर हम सोच रहे हैं कि सरकार कह रही है कि सरकार ट्रेन चला रही है, ट्रेन चलाने का वो ले रही है कि 10 रुपए किराया ले रही है, और वहीं अगर अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसका 10 रुपए में तो फायदा होगा नहीं। वो कहेगा कि नहीं, हम 10 रुपए नहीं लेंगे, हम 50 रुपए लेंगे। तब भी तो इस 50 रुपए वाले में कोई आएगा ही नहीं, सब 10 रुपए वाले में ही जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिस्पर्धा देखने को ही नहीं मिल रही है। क्योंकि जब हमें सरकार के हिसाब से काम करना पड़ जाए तो हम उस मार्केट में उतरेंगे ही नहीं। वो मार्केट जो है वो कैसा हो जाएगा? क्लोज मार्केट एकदम होगा, मुक्त बाजार नहीं होगा। उत्पादन संबंधी निर्णय जो है वो किसके हाथ में होते हैं? सरकार के हाथों में होते हैं। रखो और रखो नीति चलती है। यहाँ पर कम नवाचार देखने को मिलता है। भाई इनोवेशन भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है। प्राइवेट में हमें ज्यादा इनोवेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं सभी को, जिससे कि हमारी सेलिंग ज्यादा हो। तो हम अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं, तो इसीलिए हमें क्या है, नवाचार वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, अकेला है, संप्रभु है, कंपनी संप्रभु है, उसी के है सब कुछ, मतलब लोगों को लेना ही लेना पड़ेगा। तो वो नवाचार पे ध्यान नहीं देगा। वो किस पर ध्यान नहीं देगा? नवाचार पे ध्यान नहीं देगा। तो इसीलिए क्या है, हमें यहाँ पर कम नवाचार देखने को मिलता है। 1929 में जब वैश्विक महामंदी आती है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो निजी क्षेत्र का भी अभाव खत्म हो जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र का भी अभाव खत्म हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में यूएसए में एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। 1929 में जब महामंदी आती है, उस समय की बात मैं बता रहा हूं। तो जब महामंदी आती है तब एक नई अर्थव्यवस्था बनती है, जो निजी अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलकर बनाती है। और उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जिनके जनक कौन कहे जाते हैं? जिनके जनक जेएम कीन्स कहे जाते हैं। इसको हम दोहरी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, डुअल इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरी अर्थव्यवस्था। क्यों बोलते हैं? कि सभी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है इसमें, निजी क्षेत्र का भी और सार्वजनिक क्षेत्र का और सहकारी क्षेत्र का। मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों का हमें यहाँ पर अस्तित्व देखने को मिलता है। चाहे वो निजी क्षेत्र हो, सहकारी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्रों का हमें अस्तित्व देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे हम डुअल इकोनॉमी बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या है? आर्थिक योजना। आर्थिक योजना जो है वो किसके हाथ में रहेगी? गवर्नमेंट, यानी केंद्रीकृत सत्ता होगी। समाज कल्याण के बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा। इष्टतम संसाधन उपयोग किया जाएगा, ऑप्टिमल रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। और प्रतिद्वंदिता और कुशल उत्पादन भी हमें देखने को मिलता है। भाई प्रतिद्वंदिता भी देखने को मिलती है, कुशल उत्पादन भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ आज के समय में बीएसएनएल भी है, जियो भी है, एयरटेल भी है। भाई सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है, तो दोनों देखने को मिल रही है। आज के समय में भाई प्राइवेट देखा होगा आपने, ट्रेवल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन भी उपलब्ध है, और प्राइवेट बस भी जाती है, एयर और फ्लाइट भी जाती है।
फ्लाइट से भी ट्रेवल होता है ना, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम वो भी है, फ्लाइट भी है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरीके से दोनों अस्तित्व देखने को मिलते हैं हमें। तो इसीलिए तो इसे हम क्या बोलते हैं, डुअल इकोनॉमी बोलते हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या है, अस्थिरता यानी इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है डिसीजन मेकिंग में। भाई निर्णय कौन लेगा, निर्णय अगर सरकार ले रही है तो उसको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, अगर निजी स्वामित्व का व्यक्ति कोई निर्णय ले रहा है तो उसको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर अस्थिरता देखने को मिलती है, किसमें, डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में हमें अस्थिरता देखने को मिलती है। इसके बाद में क्षेत्र की अक्षमता, अप्रभावी योजनाएं, आर्थिक विकल्पों में देरी, भ्रष्टाचार और कालाबाजारी, तो ये सब भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जहां पर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वहां पर भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की, यानी नीली अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसके जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, गुंटर पाउली, द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर 100 इनोवेशंस। इनकी एक पुस्तक है जो 2010 में पब्लिश होती है। इसी पुस्तक में इन्होंने ब्लू इकोनॉमी के बारे में जिक्र किया है और इसीलिए इसके जनक भी कहे जाते हैं, गुंटर पाउली जो है वो जनक बोले जाते हैं। द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर 100 इनोवेशंस, ये इनकी पुस्तक है, 2010 में जो पब्लिश होती है, प्रकाशित होती है। समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने के लिए, उच्च उत्पादकता के लिए महासागर विकास रणनीतियों की हरियाली की वकालत करता है और समुद्र के स्वास्थ्य का संरक्षण करता है। मतलब आपको ये सब देखिए, भाषा जो है, भाषा पे मत जाना, भाषा तो आपको समझ में तब भी आ जाएगी जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब भी आप थोड़ा वो समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको कितना समझना होगा कि जो ब्लू इकोनॉमी है, नीली अर्थव्यवस्था जो है वो किससे संबंधित है, वो समुद्री संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए, मतलब सतत प्रयोग से संबंधित है, सस्टेनेबल यूज से संबंधित है, सस्टेनेबल यूजेस। तो सतत प्रयोग किया जा सके, जिससे क्या है कि हम आने वाले लोग, जो भी हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के लिए पानी को बचाया जा सके, उन पीढ़ियों के लिए पानी को बचाया जा सके, तो और साथ में पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके, इकोसिस्टम को बचाया जा सके। तो इस वजह से क्या है, ब्लू इकोनॉमी का जन्म होता है। तो ब्लू इकोनॉमी के जनक कौन है, गुंटर पावली, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ आज के लेक्चर के दौरान हमने क्या क्या चीजें देखी, आज के लेक्चर के दौरान हमने देखा है भाई, हमने जो अर्थव्यवस्था की प्रणालियां हैं उनके बारे में समझा है, यानी अर्थव्यवस्था की जो प्रणाली है उनके बारे में समझा है, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में समझा है। अब हम कल के लेक्चर में बात करेंगे बाजार के बारे में, यानी मार्केट के बारे में बात करेंगे, मार्केट क्या होता है और मार्केट में किस प्रकार से, मतलब मार्केट के टाइप क्या हो सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, मतलब बाजार के बारे में समझेंगे। और साथ में हम वस्तुओं के बारे में भी समझेंगे कि वस्तुएं क्या होती हैं और वस्तुओं के प्रकार क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में कल के लेक्चर में समझेंगे और बचे हुए टाइम में कल में हम 10 से 12 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आपको इसी टॉपिक के करीबन 10 से 12 या 15 क्वेश्चन जो हैं वो लेकर आएंगे और आपको डिस्कस करके बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ पुस्तक जो है, महत्वपूर्ण पुस्तक, उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इन सब के बारे में कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।